इस प्लेनेट के कोने कोने में ऐसे सबूत नजर आते हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर थी जिसके बारे में मॉडर्न ह्यूमंस को कोई अंदाजा भी नहीं है। शायद यह लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सोलर एनर्जी जैसी तकनीकों से संबंधित हो सकती है जिनके बारे में हजारों साल पहले ही इन सभ्यताओं को जानकारी थी। इसी वजह से आज हमें इतनी खूबसूरत और अद्वितीय प्राचीन साइट्स देखने को मिलती है। आज हम कुछ ऐसी ही साइट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर यह स्पष्ट होता है कि इन्हें बनाने में एडवांस्ड टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। चलिए बात करते हैं साउथ अमेरिकन कंट्री बोलीविया की, जहां ला पाज सिटी से करीब 45 मील की दूरी पर स्थित एक प्राचीन साइट मौजूद है जिसे पुमा पुंकू के नाम से जाना जाता है। यह साइट एंडीज माउंटेन पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर लेक टिटिकाका के पास स्थित है। जब इस साइट को पहली बार खोजा गया था तब यह पूरी तरह वीरान हो चुकी थी, लेकिन इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि किसी समय पर यहाँ एक बड़ी सभ्यता निवास करती होगी। पुमा पुंकू शहर कब और किसने बसाया, इसके बारे में आज तक ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जगह 1500 से 2000 साल पुरानी है, लेकिन 1920 में इस साइट को लेकर कुछ चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। ऑस्ट्रियाई आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर आर्थर पोस्नांस्की ने इस साइट पर 10 साल से भी अधिक समय तक रिसर्च की। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ एक दरवाजे जैसा संरचना बनी हुई है और स्प्रिंग सीजन के पहले दिन सूरज इस दरवाजे के ठीक सेंटर में होता है। इसके अलावा समर और विंटर के समय सूरज गेट के दोनों किनारों से निकलता है। आज भी इस पत्थर को देखकर सूरज के निकलने और मौसम के बदलने का अंदाजा लगाया जा सकता है। पोस्नांस्की ने यह भी दावा किया कि यह जगह 1500 साल नहीं बल्कि 15,000 से 17,000 साल पुरानी हो सकती है। उनका मानना था कि यह साइट प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई होगी जिनके बारे में मॉडर्न ह्यूमंस को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह जगह कितनी पुरानी है या किसने बनाई है, बल्कि असली रहस्य यह है कि इसे कैसे बनाया गया होगा, और वह भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर। पुमा पुंकू का पूरा स्ट्रक्चर हार्ड ग्रेनाइट और डायोराइट ब्लॉक्स से बना हुआ है और इन ब्लॉक्स को ऐसे फिट किया गया है कि उनके बीच एक बाल या ब्लेड भी नहीं घुसाया जा सकता। सभी ब्लॉक्स की सतह काफी स्मूथ है और उन्हें परफेक्ट एंगल्स पर काटा गया है। इतना ही नहीं, इन पत्थरों पर सुंदर डिजाइन्स भी बनाए गए हैं और इनमें कुछ जगहों पर होल्स भी मौजूद हैं जो मानो किसी ड्रिल मशीन की मदद से बनाए गए हों। पूरी साइट देखने के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इस तरह की साइट बनाना बेहद मुश्किल है। तो फिर सवाल यह है कि प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने इसे किस तकनीक की मदद से बनाया होगा। कुछ लोकल लोग यह मानते हैं कि अंतरिक्ष से कुछ लोग आए थे और उन्होंने एक ही रात में इस जगह का निर्माण किया। हालांकि मॉडर्न साइंटिस्ट इस थ्योरी को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके अलावा मिस्र के रहस्यों के बारे में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। पूरे मिस्र में कई ऐसी साइट्स हैं जहां पर लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी और बेहद सटीक कटिंग के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन काल में भी ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जिनके बारे में आज भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। मिस्र के अस्वान वैली में एक अधूरा ओबेलिस्क मौजूद है जिसे इनकम्प्लीट ओबेलिस्क के नाम से जाना जाता है। यह ओबेलिस्क 42 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 1000 टन है। इसे पिंक ग्रेनाइट से काटा गया है जो कि एक बेहद कठोर पत्थर माना जाता है। प्राचीन समय में जिन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, अगर उनसे इस पत्थर को काटने की कोशिश की जाती तो संभवतः पत्थर को कोई नुकसान न पहुंचता, लेकिन टूल्स खुद सही सलामत नहीं बचते। इस विशाल ओबेलिस्क को आज भी जमीन के अंदर अधूरा ही छोड़ा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस ओबेलिस्क पर कुछ अजीब टूल्स के निशान देखे हैं जो आम छेनी और हथौड़े जैसे टूल्स के नहीं हैं। ये निशान कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करते हैं जिसका आज भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसी तरह के निशान हमें पेरू की विश्व प्रसिद्ध साइट माचू पिच्चू में भी नजर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट क्रिस डन ने इन दोनों साइट्स पर गहराई से रिसर्च की है। उनका कहना है कि मिस्र के इन ओबेलिस्क को देखकर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय के लोग किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे। हमारे पास मौजूद एंशिएंट मेथड्स से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है। मिस्र के सकारा में स्थित विशाल ग्रेनाइट बॉक्सेस भी इसी रहस्य का हिस्सा हैं। इन बॉक्सेस को अत्यधिक सटीकता के साथ बनाया गया है और उनके डायमेंशंस और एजेस काफी शार्प हैं। यह सुनने में भी अजीब लगता है कि हजारों साल पहले ग्रेनाइट जैसी हार्ड सामग्री पर इतनी सटीक कटिंग की गई होगी। आज के समय में भी इस तरह की कटिंग के लिए डायमंड टिप हाइड्रोलिक प्रेशर मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। मिस्र में भी ग्रेनाइट से बनी स्टोन क्राफ्ट पॉटरी मिली है जिसे आज के समय में भी बनाना बेहद मुश्किल है। तो फिर प्राचीन सभ्यताओं के लोग इस सब को कैसे बनाते थे? इस सवाल का जवाब क्रिस डन ने देने की कोशिश की है। उनका मानना है कि शायद उस समय कुछ स्मोकिंग गन तकनीक का उपयोग किया जाता रहा होगा। हालांकि ये स्मोकिंग गन क्या है, इसे 1980 में सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी के मिनेसोटा के आर्कियोलॉजिस्ट इवान ने समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने माचू पिच्चू साइट पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी की और बताया कि वहाँ के पत्थरों में ऐसे मिनरल्स मिले हैं जिनका हार्डनेस लेवल अलग
अलग है, यानी यह साइट एक ही तरह के टूल्स से नहीं बनाई गई है। उनके अनुसार अगर इसे फोर्स से काटा गया होता तो कुछ पत्थर जल्दी टूट जाते और कुछ को तोड़ना नामुमकिन होता। जब उन्होंने देखा कि इन पत्थरों की ऊपरी सतह स्मूथ और सिल्की है तो उन्होंने यह नतीजा निकाला कि शायद इन पत्थरों को पहले हिट गर्मी देकर मेल्ट किया गया होगा और फिर इनसे परफेक्ट ब्लॉक्स बनाए गए होंगे, या फिर शायद लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। इस तरह की प्रिसाइज कटिंग के लिए 100 वॉट की पावर वाली लेजर कटिंग मशीन की जरूरत होती है जिससे ग्रेनाइट स्टोन्स को काटा जा सकता है। ऐसा लगता है कि माचू पिच्चू का निर्माण करते समय लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया गया होगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सऊदी अरब में भी देखने को मिलता है, जहां अल नस्ला रॉक के बीच में एक बेहद प्रिसाइज कट नजर आता है, मानो किसी ने सेंटर में लेजर की मदद से विशाल पत्थर के 2 हिस्से कर दिए हों। इतना साफ और सटीक कट हैंडमेड टूल्स से संभव नहीं लगता और यह नेचुरल भी नहीं लगता। यह संभव है कि इन कट्स को सोलर पावर की मदद से किया गया हो। दोस्तों, मिस्र की तरह ही इनका सभ्यता में भी सूर्य को भगवान की तरह पूजा जाता था। आज भी यहाँ फेस्टिवल ऑफ द सन मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में एक पुजारी गोल्ड ब्रेसलेट से सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और आग जलाता है, यानी सोलर पावर का उपयोग करके आग लगाई जाती है। 1986 में वॉटकिंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इनका सिविलाइजेशन के लोग मैन पावर से नहीं बल्कि सोलर पावर से पत्थरों की कटिंग किया करते थे। वे पैराबोलिक शेप के गोल्ड रिफ्लेक्टर्स बनाते थे और उनसे सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके पत्थर काटे जाते थे। जब स्पेनिश लोगों ने इनकास के ठिकानों पर आक्रमण किया तो वे कई बड़ी गोल्ड डिस्क अपने साथ ले गए थे। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शायद उन्हीं गोल्ड डिस्क की मदद से पुमापुंकु और मिस्र की अन्य प्रसिद्ध साइट्स का निर्माण किया गया होगा। प्राचीन सभ्यताओं के लोग किसी न किसी रूप में सूर्य की पूजा करते थे क्योंकि उन्हें सूरज से इस तरह की शक्तियां प्राप्त होती थीं। सोलर लेजर टेक्नोलॉजी का एक और सबूत हमें मिस्र की एक प्राचीन साइट में देखने को मिलता है, जहां 100 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। ये आर्टिफैक्ट्स ट्यूनिंग फॉर्क्स जैसे नजर आते हैं और इनका साइज 8 से 9 इंच से लेकर 10 फुट तक है। इन्हें फिलहाल मिस्र की सरकार ने दुनिया से छिपा कर रखा है। ये आर्टिफैक्ट्स मेटल और गोल्ड से बने हुए हैं। अगर इन यू शेप के आर्टिफैक्ट्स के बीच वायर डालकर करंट पास किया जाए तो ये वाइब्रेट होते हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स ट्यूनिंग फॉर्क नहीं हो सकते क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क का आविष्कार ऑफिशियली साल 1711 में हुआ था। थ्योरी के मुताबिक अलग अलग साइज के इन यू शेप टूल्स का इस्तेमाल पत्थरों को काटने के लिए किया जाता होगा। छोटे टूल्स बारीक काम के लिए और बड़े टूल्स विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स को काटने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। संभवतः प्राचीन सभ्यताएं सूर्य की शक्ति और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इन टूल्स का उपयोग करती थीं। इन सब बातों से यह साफ है कि हजारों साल पहले जितनी भी साइट्स का निर्माण हुआ था वे केवल मानव श्रम से नहीं बनी थी। उन साइट्स का निर्माण किसी न किसी प्रकार की आधुनिक तकनीक की मदद से हुआ होगा। मैन पावर से माचू पिच्चू और पुमापुंकु जैसी साइट्स का निर्माण करने में सैकड़ों साल लग जाते और फिर भी इतनी सटीक कटिंग संभव नहीं हो पाती। यकीनन प्राचीन सभ्यता के लोग लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत तकनीकों के बारे में जानते थे। फिलहाल इस बात को मानने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नजर नहीं आता। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने कभी ऐसी कोई साइट एक्सप्लोर की है जहाँ पर इस तरह की प्रीसाइज कटिंग के उदाहरण देखने को मिले? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।